मुंबई के धारावी की संकरी और अंधेरी गलियों में पली बड़ी काव्या शर्मा का जीवन कभी भी आसान नहीं रहा था। बचपन से ही उसने गरीबी के उस क्रूर चेहरे को देखा था जो इंसान की आत्मा को छलनी कर देता है। उसकी बीमार मां ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर उसे पढ़ाया था और काव्या ने भी अपने हिस्से का हर संभव संघर्ष किया। आज वह भारत की सबसे प्रतिभाशाली एरोस्पेस इंजीनियर बन चुकी थी, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी उसी मिट्टी से जुड़ी थीं। वह अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाई थी। काव्या के लिए यह सफलता कोई रातों रात मिला चमत्कार नहीं था, बल्कि यह वर्षों की तपस्या और बलिदान का परिणाम था। जब वह छोटी थी, तब उसके पिता एक कारखाने में दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे कठिन समय में समाज ने केवल ताने और तिरस्कार ही दिए, लेकिन काव्या की मां ने हार नहीं मानी। अपनी मां की उसी दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर काव्या ने संकल्प लिया था कि वह एक दिन अपने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा करेगी। उसने अपनी पढ़ाई में जान फूंक दी। विशाल रक्षा अनुसंधान केंद्र के शांत डिजाइन कक्ष में वह एक साधारण कागज पर जटिल वायुगतिकीय समीकरणों को हल करती रहती थी। उसकी उंगलियां जब पेंसिल पकड़ती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात देवी सरस्वती उसके विचारों को दिशा दे रही हों। उसने वायु निर्माणा नामक उस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था। इस महान उपलब्धि के बावजूद उसके चेहरे पर कभी अहंकार की कोई छाया नहीं पड़ी। वह हमेशा एक विनम्र और शांत स्वभाव वाली इंसान ही बनी रही, जिसे सादगी पसंद थी। आज दोपहर के समय जब डिजाइन टीम के बाकी सदस्य अपने शानदार कैंटीन में भोजन कर रहे थे, काव्या चुपचाप हैंगर की ओर निकल गई। यह वह विशाल स्थान था जहां उसका बनाया हुआ चमत्कारिक विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल एक वृद्ध व्यक्ति की खांसने की आवाज आ रही थी। वे हरी काका थे, जो इस हैंगर की सफाई का काम करते थे। उनकी पीठ झुकी हुई थी और हाथों में एक पुरानी बाल्टी तथा पोछा था। हरी काका का शरीर कमजोर हो चुका था। काव्या ने जब उन्हें खांसते और दर्द से कराहते हुए देखा, तो उसका दिल पसीज गया। उसे वे दिन याद आ गए जब वह एक भूखी और संघर्षरत छात्रा थी, जो पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी। उस कठिन दौर में हरी काका ने ही उसे अपनी आधी रोटी खिलाई थी और हमेशा उसे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया था। काव्या जानती थी कि इस दुनिया में एहसान और कर्म का गहरा नाता होता है। उसने बिना किसी झिझक के अपनी फाइलें एक तरफ रखीं और तेजी से हरी काका के पास पहुंच गई। काका, आप आराम कीजिए, यह फर्श मैं साफ कर दूंगी, काव्या ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा। हरी काका ने घबराकर इनकार करना चाहा, क्योंकि वे जानते थे कि काव्या अब कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अधिकारी बन चुकी थी। लेकिन काव्या ने उनकी एक न सुनी और जबरन उनके हाथों से वह पोछा छीन लिया। उसने अपनी महंगी सूती साड़ी के पल्लू को कमर में खोसा और बिना किसी शर्म के उस फर्श को साफ करने लगी, जिस पर इंजन का काला तेल और ग्रीस गिरा हुआ था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। हरी काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, बेटी, तुम तो अब इस पूरे प्रोजेक्ट की मुख्य इंजीनियर हो। तुम्हारे हाथ ऐसे मैले कामों के लिए नहीं बने हैं। अगर किसी बड़े साहब ने तुम्हें यहां पोछा लगाते हुए देख लिया, तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। काव्या ने फर्श रगड़ते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, काका, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस काम से हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, वह पूजा के समान पवित्र होता है। यह बात मैंने अपनी मां और आपसे ही तो सीखी है। यह सुनते ही काका भावुक हो गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि काव्या के दिल में कितनी दया और करुणा भरी हुई है। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी सफलता का घमंड कभी नहीं किया। वह अक्सर अपनी छुट्टी वाले दिन गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती थी और अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा
बेसहारा बुजुर्गों के आश्रम में दान कर देती थी। काव्या का मानना था कि ईश्वर ने उसे जो भी ज्ञान और पद दिया है, वह केवल समाज की सेवा करने और दूसरों का दर्द कम करने के लिए ही मिला है। भारतीय समाज में जातियों और वर्गों की अदृश्य दीवारें आज भी कई जगहों पर मौजूद हैं। एक उच्च अधिकारी का यूं फर्श पर बैठकर सफाई करना किसी भी आम इंसान को हैरान कर सकता था, लेकिन काव्या को इन झूठे सामाजिक बंधनों की कभी परवाह नहीं थी। उसके लिए कर्म ही उसका सच्चा धर्म था। वह पूरी तन्मयता से तेल के उन गहरे, जिद्दी दागों को साफ कर रही थी, जो आसानी से मिटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर उस फर्श पर गिर रही थीं, जिसे उसने चमका दिया था। हैंगर की विशाल कांच की खिड़कियों से छनकर आती हुई सूरज की रोशनी काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा किसी साध्वी की तरह चमक रहा था। सामने ही वह विशालकाय फाइटर जेट वायु निर्माणा खड़ा था, जो उसके सपनों और अथक परिश्रम का जीता जागता प्रमाण था। उसने उस विमान की एक एक नटबोल्ट और वायरिंग को अपने हाथों से डिजाइन किया था। उस विमान की परछाई काव्या पर पड़ रही थी, मानो वह विशाल मशीन भी अपनी इस निस्वार्थ और महान निर्माता के प्रति अपना मूक सम्मान और कृतज्ञता प्रकट कर रही हो। अचानक हैंगर के बाहर कुछ लोगों की भारी कदमों की आहट सुनाई दी। हरि काका डर गए और उन्होंने काव्या से कहा कि वह पीछे छिप जाए, क्योंकि कोई बड़ा अफसर निरीक्षण के लिए आ रहा होगा। लेकिन काव्या बिल्कुल शांत रही और बिना किसी घबराहट के अपना काम करती रही। वह जानती थी कि उसने कोई चोरी या अपराध नहीं किया है, बल्कि वह तो केवल एक इंसान के नाते दूसरे इंसान की मदद कर रही है। भारत जैसे देश में, जहां पद का बहुत रौब होता है, काव्या की यह सोच बहुत अलग थी। कुछ ही पलों में साफ सुथरे और कड़क प्रेस किए हुए वायुसेना के परिधान में कुछ अधिकारी हैंगर के भीतर दाखिल हुए। वे इस नए लड़ाकू विमान की अंतिम जांच करने आए थे। काव्या ने उन्हें देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह एक कोने में बाल्टी और पोछा लेकर अपना काम समेटने लगी। तभी उनमें से एक युवा और तेज तर्रार दिखने वाला अधिकारी आगे बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सा घमंड झलक रहा था, और उसकी आंखों में दूसरों के प्रति एक स्पष्ट तिरस्कार का भाव था, जो उसके अमीर परिवार का संकेत था। यह अधिकारी कोई और नहीं, बल्कि कैप्टन आर्यन सिंघानिया था, जिसे इस नए विमान को उड़ाने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। आर्यन दिल्ली के एक बेहद रसूखदार और अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। बचपन से ही उसने केवल नौकर चाकर और सुख सुविधाएं देखी थीं। उसके लिए गरीब लोग केवल समाज का कचरा थे, जिनका काम सिर्फ अमीरों की सेवा करना था। आर्यन की इसी सामंती सोच ने उसे एक अत्यंत कठोर और घमंडी इंसान बना दिया था, जिसके दिल में गरीबों या मजदूरों के प्रति जरा सी भी हमदर्दी या सम्मान नहीं बची थी। आर्यन ने अपने चमचमाते लेदर के जूतों के साथ हैंगर के अंदर कदम रखा, और उसकी नजर सीधे उस कोने पर गई जहां काव्या एक साधारण कर्मचारी की तरह पोछा लगा रही थी। उसके माथे पर बल पड़ गए, और उसने बड़ी ही नफरत भरी नजरों से काव्या और हरि काका की तरफ देखा। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इस इतने महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय तकनीकी क्षेत्र में सफाई करने वाले इन छोटे लोगों को घुसने की अनुमति किसने दी। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट बता रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। काव्या ने आर्यन के उन कठोर कदमों की आवाज सुनी, लेकिन उसने अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाईं। वह जानती थी कि समाज के इस वर्ग के लोगों के साथ बहस करना व्यर्थ है। उसने चुपचाप अपनी बाल्टी उठाई और वहां से हटने का प्रयास किया, ताकि उन अधिकारियों के रास्ते में कोई रुकावट न आए। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। आज का यह दिन उस बड़े टकराव की शुरुआत होने वाला था, जो आर्यन के अहंकार को मिट्टी में मिलाने और काव्या की असली पहचान को दुनिया के सामने लाने के लिए तय था। जैसे ही काव्या वहां से जाने लगी, आर्यन के एक साथी ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि आज कल इन गरीब मजदूरों को भी
बड़ी जगहों पर काम मिल जाता है। यह सुनकर आर्यन जोर से हंसा और उसने अपनी उंगली से काव्या की तरफ इशारा किया। उसकी हंसी में इतना घमंड और क्रूरता भरी थी कि हैंगर का पूरा सन्नाटा गूंज उठा। काव्या के कदम ठिठक गए, लेकिन उसने कोई पलटवार नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी मां के उन शब्दों को याद किया जो हमेशा उसे धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देते थे। हरी काका यह सब देखकर अंदर ही अंदर कांप रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से काव्या का करियर बर्बाद न हो जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर उन अधिकारियों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन काव्या ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। काव्या यह समझ चुकी थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के आत्मसम्मान की है, जिन्हें इस समाज में हमेशा पैरों की धूल समझा जाता है। कैप्टन आर्यन सिंघानिया का हैंगर में प्रवेश किसी विनाशकारी तूफान से कम नहीं था। उनके महंगे चमड़े के जूतों की खटखटाहट उस शांत और विशाल कक्ष में गूंज रही थी। यह आवाज उनके ऊंचे रुतबे और अपार अहंकार का साफ संकेत दे रही थी। आर्यन की चाल में वह गुरूर था जो केवल अथाह दौलत और सत्ता के सुख से आता है। उनकी वायुसेना की वर्दी बिना किसी सिलवट के एकदम कड़क थी। उनके चेहरे पर एक कठोर भाव था, जो आसपास के हर साधारण व्यक्ति को तुच्छ और हीन महसूस कराने के लिए काफी था। आर्यन दिल्ली के मशहूर और बेहद अमीर सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस था। बचपन से ही उसने केवल नौकरों की फौज और हर तरह की सुविधा को अपने कदमों में देखा था। उसके लिए समाज का गरीब और श्रमिक वर्ग केवल तुच्छ कीड़ों के समान था, जिनका जन्म सिर्फ अमीरों की गुलामी करने के लिए हुआ है। यह सामंती और क्रूर सोच उसके खून में इस कदर समा गई थी कि वह इंसानियत का असल मतलब ही भूल चुका था। उसे लगता था कि पैसे और ताकत के बल पर वह दुनिया के किसी भी इंसान को खरीद सकता है। वह अपने अन्य साथी अधिकारियों के साथ बड़े गर्व से चलते हुए उस नए और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान वायु निर्माणा के करीब पहुंच रहा था। यह वही महान विमान था जिसे आज वह पहली बार देखने और जांचने आया था। आर्यन की आंखें उस विशाल मशीन की चमक पर टिकी थीं। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ठीक उसी विमान के विशाल पहियों के पास एक साधारण सी सूती साड़ी पहने हुए काव्या चुपचाप अपना काम कर रही थी। काव्या का पूरा ध्यान उस गिरे हुए काले ग्रीस और तेल को पूरी तरह साफ करने पर केंद्रित था। अचानक, बिना नीचे देखे तेज कदमों से चलते हुए आर्यन का वह महंगा और चमकदार चमड़े का जूता उसी गीले फर्श पर जा पड़ा जिसे काव्या अभी पोंछ रही थी। फर्श पर पड़े साबुन और पानी के कारण आर्यन का पैर बुरी तरह फिसल गया। वह गिरते गिरते बचा, लेकिन इस झटके में गंदा और काला पानी उछलकर उसकी साफ और कड़क पैंट पर लग गया। एक पल के लिए वहां भयानक सन्नाटा छा गया। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह बुरी तरह भड़क उठीं। आर्यन ने झटके से नीचे देखा तो उसे एक युवा औरत हाथ में गंदा पोछा लिए दिखाई दी। काव्या के सादे कपड़े और पसीने से भीगा चेहरा देखकर आर्यन ने तुरंत यह मान लिया कि वह कोई मामूली और अनपढ़ सफाई कर्मचारी है। उसका अहंकार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक तुच्छ सी मजदूर औरत की वजह से उसकी इतनी महंगी वर्दी और जूते खराब हो गए। उसके भीतर का वह जहरीला वर्ग भेद पूरी तरह से जाग उठा। उसने बिना एक भी क्षण गंवाए अपनी नफरत और गुस्से का भयानक जहर उगलना शुरू किया। क्या तुम अंधी हो या तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है? आर्यन की तेज और कड़कती हुई आवाज ने हैंगर के सन्नाटे को बुरी तरह चीर दिया। उसकी आवाज में इतना जहर और नफरत भरी थी कि दूर खड़े अन्य कर्मचारी भी डर के मारे कांप उठे। काव्या ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी शांत आंखों से उस क्रोधित अधिकारी को देखा। उसने कोई भी आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह अपनी जगह पर पूरी तरह स्थिर रही। आर्यन को काव्या की यह खामोशी और भी ज्यादा अपमानजनक लग रही थी।
तुम जैसी गंदी बस्ती में रहने वाली जाहिल औरतों को काम पर रखता ही कौन है? तुम्हें यह भी नहीं पता कि कहाँ सफाई करनी है और कहाँ नहीं? आर्यन ने बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी मेरे इस एक जूते की कीमत के बराबर नहीं होगी। तुम लोग इस देश के लिए सिर्फ एक बोझ हो, एक कचरा हो जिसे साफ किया जाना चाहिए। आर्यन के ये शब्द किसी तेज चाकू की तरह काव्या के दिल पर वार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिली। काव्या ने चुपचाप वह गंदा पोछा नीचे रखा और अत्यंत शालीनता के साथ धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी करुणा थी। वह आर्यन के इस बुरे व्यवहार पर रो नहीं रही थी, बल्कि उसे इस बात का दुख था कि इतनी अच्छी शिक्षा और इतना ऊंचा पद मिलने के बाद भी इस इंसान की सोच कितनी छोटी और घटिया है। उसे अपनी मां की वह सीख याद आ रही थी कि जब कोई अज्ञानी व्यक्ति गुस्से में हो तो धैर्य और मौन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पास ही खड़े हरि काका यह भयानक नजारा देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे और वे अपनी जगह पर सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, साहब, कृपया शांत हो जाइए। आप गलत समझ रहे हैं। यह बिटिया कोई। लेकिन इससे पहले कि काका अपनी बात पूरी कर पाते, आर्यन ने मुड़कर उन्हें एक बेहद खूंखार और डरावनी नजर से घूरा। उसने काका को बीच में ही टोकते हुए बहुत ही कठोरता के साथ उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। अपना मुंह बंद रखो बुड्ढे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? आर्यन ने हरि काका पर भी अपना गुस्सा उतारते हुए कहा। फिर वह दोबारा काव्या की तरफ मुड़ा और उंगली दिखाते हुए बोला, यह जगह कोई अनाथालय या खैरात बांटने की जगह नहीं है जहां तुम जैसे भिखारियों को घुसने दिया जाए। यह हैंगर एक मंदिर है जहां देश की सबसे महान और महंगी तकनीक रखी गई है। तुम जैसे गंदे और अनपढ़ लोग इस पवित्र जगह को अपनी मनहूस मौजूदगी से पूरी तरह से अपवित्र और बर्बाद कर रहे हो। आर्यन ने अपने पीछे खड़े उस विशाल वायु निर्माणा विमान की तरफ बहुत ही गर्व से इशारा किया। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि यह क्या चीज है? इसे बनाने वाले इंजीनियर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस देश के असली भगवान है। उनका दिमाग दुनिया में सबसे तेज है और तुम सिर्फ इस फर्श की गंदी धूल हो, जिसका काम केवल हमारे जूतों की गंदगी साफ करना है। आर्यन के इन कठोर और कड़वे शब्दों में भारत के उस वर्ग भेद की पूरी सच्चाई झलक रही थी जो समाज को खोखला कर रही है। काव्या ने एक बार मुड़कर अपने उस सपनों के विमान की तरफ देखा जिसे उसने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खोकर बनाया था। उसे आर्यन की बातों पर एक बहुत ही अजीब सी हंसी आ रही थी। जीवन की यह कैसी विडंबना थी कि जो आदमी उसकी बनाई हुई इस महान मशीन की तारीफ करते नहीं थक रहा था, वही आदमी उसके रचयिता को अपने पैरों की धूल बता रहा था। काव्या ने महसूस किया कि इस दुनिया में इंसान की पहचान उसके कर्मों से नहीं, बल्कि केवल उसके बाहरी दिखावे से होती है। आर्यन के साथ आए अन्य युवा अधिकारियों ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वे आर्यन की हां में हां मिलाने लगे। उनमें से एक ने जोर से हंसते हुए भद्दा मजाक किया, कैप्टन, मुझे लगता है कि इस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई है। यहां अब ऐसे आवारा लोगों को भी अंदर आने दिया जाता है। प्रबंधन को शिकायत करनी होगी। उनकी यह क्रूर हंसी पूरे हैंगर में गूंज रही थी। वे सभी मिलकर एक गरीब और बेबस दिखने वाली औरत का सरेआम मजाक उड़ाने में खुशी महसूस कर रहे थे। आर्यन का घमंड अब अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था। वह केवल इतने से अपमान से संतुष्ट नहीं था, बल्कि वह काव्या को पूरी तरह से कुचल देना चाहता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आदेशात्मक स्वर में कहा, तुमने मेरे इन महंगे जूतों और मेरी इस पवित्र वर्दी को खराब किया है। अब तुम घुटनों के बल नीचे बैठो और अपने इस गंदे कपड़ों से मेरे इन जूतों को अच्छी तरह से साफ करो। जब तक ये जूते दोबारा चमकने नहीं लगेंगे, तब तक मैं तुम्हें यहां से हिलने नहीं दूंगा। यह सुनकर हैंगर में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए।
यह किसी भी इंसान के आत्मसम्मान पर किया गया सबसे क्रूर और भयानक प्रहार था। लेकिन काव्या बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने अपनी गहरी और स्थिर आंखों से आर्यन की उन नफरत भरी आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखों में आर्यन के लिए कोई डर या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी दया का भाव था। उसे तरस आ रहा था इस इंसान पर, जिसका दिमाग दौलत और झूठी शान के नशे में अंधा और बीमार हो चुका है। काव्या ने बिना पलक झपकाए और एक बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत दृढ़ आवाज में जवाब दिया, साहब, मैं यहां इस फर्श की गंदगी साफ कर सकती हूं, लेकिन आपके मन में भरे हुए इस घमंड और अहंकार की गंदगी को साफ करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे आत्मसम्मान की कीमत आपके इन महंगे जूतों से कई गुना ज्यादा है। काव्या के ये शब्द किसी शांत नदी के प्रवाह की तरह थे, जिनमें कोई शोर नहीं था, लेकिन उनकी गहराई को मापना किसी भी साधारण इंसान के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। आर्यन के लिए यह एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित झटका था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी सफाई करने वाली औरत उसे पलटकर ऐसा करारा जवाब देगी। एक पल के लिए वह अवाक रह गया, और फिर उसका चेहरा अपमान और भयानक गुस्से के कारण लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं और सांसें तेज चलने लगीं। एक गरीब वर्ग की औरत का यह साहस उसके उस सामंती और अहंकारी सीने में एक जहरीले तीर की तरह चुभ गया था, जिसे निकालना पूरी तरह असंभव था। तुम्हारी यह हिम्मत, तुम एक दो कौड़ी की नौकरानी होकर मुझसे जुबान लड़ा रही हो। आर्यन ने अपना आपा खोते हुए बहुत ही भयानक आवाज में दहाड़ लगाई। मैं तुम्हें और इस कांपते हुए बुड्ढे को अभी इसी वक्त इस नौकरी से बाहर करवाता हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस पूरे शहर में तुम दोनों को कहीं भी सफाई करने की भी नौकरी न मिले। तुम लोग सड़क पर भूखे मरोगे, यह मेरा पक्का वादा है। आर्यन का हर एक शब्द जहर से बुझा हुआ था, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को दबाने की मानसिकता थी। काव्या ने आगे बढ़कर डर से कांपते हुए हरि काका का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। उसने अपने स्पर्श से उस बूढ़े और बेबस इंसान को यह विश्वास दिलाया कि उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। काव्या बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी असली पहचान सामने आते ही यह सारा झूठा तूफान अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन वह अभी इस सच को उजागर नहीं करना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि यह पढ़ा लिखा और सभ्य कहलाने वाला वर्ग अपनी क्रूरता की किस आखिरी हद तक जा सकता है। आर्यन ने बहुत ही नफरत भरी नजरों से उन दोनों को देखा और फिर घृणा से अपना मुंह फेर लिया। जब मैं विमान का मुआयना करके वापस लौटूं, तो मुझे यह जगह एकदम साफ चाहिए और तुम दोनों यहां नजर नहीं आने चाहिए, उसने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ अकड़कर चलता हुआ उस विशाल लड़ाकू विमान की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसका घमंड उस समय आसमान छू रहा था, और वह इस बात से अनजान था कि प्रकृति का न्याय चक्र उसके खिलाफ घूमना शुरू हो चुका है। उन अधिकारियों के जाने के बाद हैंगर में एक अजीब और भारी सन्नाटा छा गया। हरि काका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। लेकिन काव्या ने उन्हें बड़े ही प्यार से गले लगाया और उनके आंसू पोंछे। उसने दोबारा वह बाल्टी और पोछा उठाया और बचे हुए दागों को साफ करने में लग गई। उसका दिल शांत था और उसका मन एकदम एकाग्र था। वह जानती थी कि कर्म का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है, और आर्यन सिंघानिया का असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। काव्या ने उस विशाल वायु निर्माणा को निहारते हुए एक बहुत गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो भविष्य की एक बहुत बड़ी घटना का स्पष्ट संकेत दे रही थी। वह जानती थी कि आकाश में कोई भी घमंड या दौलत काम नहीं आती। वहां केवल ज्ञान, कौशल और मशीन पर भरोसा ही इंसान की जान बचाता है। आर्यन ने आज एक बहुत बड़े कर्म का बीज बो दिया था, जिसकी फसल उसे बहुत जल्द ही काटनी पड़ने वाली थी। काव्या ने अपना काम खत्म किया और खामोशी से वहां से बाहर निकल गई। आर्यन और उसके साथियों के जाने के बाद उस विशाल हैंगर में
एक अजीब और भारी सन्नाटा छा गया था। केवल उनके भारी जूतों की दूर जाती हुई गूंज ही वातावरण में बची थी। काव्या अभी भी अपनी जगह पर एकदम स्थिर खड़ी थी। उसके हाथों ने उस पुराने पोछे को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर बाहर से भले ही एक गहरी शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का एक बहुत बड़ा और भयंकर तूफान पूरी ताकत के साथ उबल रहा था। यह मौन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत थी। काव्या की आंखों के किनारों पर नमी तैरने लगी थी और जल्द ही एक गर्म आंसू छलककर उसके गालों पर आ गिरा। यह आंसू किसी डर या व्यक्तिगत अपमान के कारण नहीं बहा था। वह इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे इस समाज की उस सड़ी गली और क्रूर मानसिकता पर गहरा दुख हो रहा था। उसे इस बात की पीड़ा थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को केवल उसके कपड़ों और उसके काम के आधार पर कैसे इतनी आसानी से नीचा दिखा सकता है। यह मानवता का सबसे बड़ा और सबसे घृणित पतन था। उसे मुंबई की धारावी बस्ती के वे पुराने और दर्दनाक दिन याद आ गए, जब उसकी मां को भी इसी तरह के अपमान का घूंट पीना पड़ता था। अमीर घरों के लोग उसकी मां को एक इंसान नहीं, बल्कि केवल एक मशीन समझते थे। बचपन में जब काव्या अपनी मां के साथ काम पर जाती थी, तो उसे भी उन घरों के बच्चों के साथ खेलने या उनके बर्तन में पानी पीने की सख्त मनाही थी। आज इतने सालों बाद और इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद वही सामाजिक जहर उसके सामने फिर से आ खड़ा हुआ था। हरी काका की सिसकियां हैंगर की खामोशी को चीर रही थीं। वह बूढ़ा आदमी अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया था और उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। काका को लग रहा था कि उनकी एक छोटी सी गलती के कारण काव्या जैसी महान और दयालु लड़की को इतना भयानक अपमान सहना पड़ा है। उनके दिल में अपराध बोध का एक भारी पहाड़ खड़ा हो गया था। उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा डर था कि कहीं उन घमंडी अफसरों की वजह से इस निर्दोष बच्ची की नौकरी और इसका पूरा भविष्य ही बर्बाद न हो जाए। काव्या ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए हरी काका के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से उस बूढ़े और कमजोर व्यक्ति के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में अब कोई दुख नहीं, बल्कि एक असीम करुणा और स्नेह झलक रहा था। उसने बहुत ही कोमल और मीठी आवाज में काका को सांत्वना देते हुए कहा कि उन्हें जरा सा भी परेशान होने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई हमेशा झूठ और अहंकार के अंधकार को मिटा देती है। काव्या बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह चाहती तो उसी वक्त अपना परिचय देकर आर्यन के उस झूठे अहंकार को एक ही पल में चकनाचूर कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर उस समय खामोश रहना ही सही समझा। वह नहीं चाहती थी कि इस विवाद के कारण हरे काका को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाए। इसके अलावा उसका हिंदू धर्म और भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों पर अटूट विश्वास था। वह मानती थी कि कर्म का नियम बहुत शक्तिशाली है और हर इंसान को उसके किए की सजा यही मिलती है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड की अपनी एक अलग और बहुत ही निष्पक्ष न्याय प्रणाली होती है। आर्यन ने आज अपने घमंड और अज्ञानता में जिस तरह से एक गरीब और असहाय व्यक्ति का सरेआम अपमान किया था, उसका फल उसे जल्द ही मिलने वाला था। काव्या का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जो व्यक्ति दूसरों के सम्मान को पैरों तले कुचलता है, उसे एक दिन नियति के सामने अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। यही सोचकर उसने अपना सारा गुस्सा ईश्वर पर छोड़ दिया था। काव्या ने अपनी नजरें उठाकर उस विशाल और चमत्कारिक लड़ाकू विमान वायु निर्माणा की तरफ देखा, जो वहां बहुत ही शान से खड़ा था। यह मशीन मानव बुद्धि और विज्ञान की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत उपलब्धि थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी मशीन को उड़ाने वाले इंसान की सोच कितनी संकीर्ण और पिछड़ी हुई थी। विज्ञान ने इंसान को आसमान की असीम ऊंचाइयों तक उड़ना तो सिखा दिया था, लेकिन वह आज भी जमीन पर एक अच्छा इंसान बनना नहीं सीख पाया है। यह विरोधाभास काव्या के मन में एक बहुत गहरी और चुभने वाली उदासी पैदा कर रहा था।
वह लड़ाकू विमान वहां एकदम खामोश और शांत खड़ा था, मानो वह भी इस अन्यायपूर्ण और क्रूर घटना का मूक गवाह बन गया हो। काव्या ने इस मशीन के एक एक हिस्से को अपनी रातों की नींद और दिन का चयन कुर्बान करके बनाया था। इसमें लगी हर एक तार और हर एक उपकरण उसकी आत्मा का ही एक अभिन्न हिस्सा थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह निर्जीव मशीन भी उसके दर्द को महसूस कर रही है और अपने रचयिता के इस भयानक अपमान पर मौन रूप से अपने आंसू बहा रही है। काव्या ने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने विचारों के उस भंवर से बाहर आ गई। उसने हरी काका को सहारा देकर बड़े प्यार से खड़ा किया और उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए कहा। फिर उसने दोबारा वह गंदा पोछा उठाया और फर्श पर बचे हुए दागों को पूरी तन्मयता के साथ रगड़ने लगी। उसके काम में अब एक अलग ही तरह की ऊर्जा और समर्पण नजर आ रहा था। वह इस काम को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रार्थना और पवित्र तपस्या की तरह पूरी एकाग्रता से कर रही थी। पसीने की कुछ और बूंदें उसके माथे से छलक कर उसी फर्श पर गिर गईं, जिसे उसने अपनी मेहनत से चमका दिया था। इन बूंदों में उसका दर्द, उसका संघर्ष और उसकी वह असीम सहनशक्ति छिपी हुई थी जिसने उसे कभी टूटने नहीं दिया। आज की इस कड़वी घटना ने उसे कमजोर करने के बजाय अंदर से और भी ज्यादा मजबूत और दृढ़ बना दिया था। उसे यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि उसे अभी इस समाज की उस गंदी और भेदभावपूर्ण सोच से बहुत लंबी और बहुत ही कठिन लड़ाई लड़नी है। जब हैंगर का पूरा फर्श शीशे की तरह साफ और चमकदार हो गया, तब काव्या ने अपनी बाल्टी और पोछा एक सुरक्षित कोने में छिपाकर रख दिया। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया, अपने पसीने से भीगे हुए चेहरे को पानी से धोया और एक सामान्य कर्मचारी की तरह वहां से चुपचाप बाहर निकल आई। वह बिना किसी का ध्यान अपनी ओर खींचे वापस अपने उस मुख्य और वातानुकूलित डिजाइन कक्ष की तरफ चल पड़ी, जहां प्रोजेक्ट के अन्य बड़े अधिकारी और इंजीनियर उसके वापस लौटने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डिजाइन कक्ष के अंदर का माहौल बाहर के उस गर्म और तनावपूर्ण हैंगर से बिल्कुल ही अलग था। यहां हर तरफ बड़ी और चमकदार कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई थी और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल रही थी। सभी लोग बहुत ही गंभीरता के साथ वायु निर्माण के अंतिम परीक्षण के विभिन्न तकनीकी मापदंडों पर चर्चा कर रहे थे। काव्या ने बहुत ही खामोशी से कमरे का दरवाजा खोला और बिना किसी शोर के अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह अभी क्या सहकर आई है। तभी इस पूरे प्रोजेक्ट के मुख्य निदेशक और काव्या के गुरु विक्रम देसाई उसके पास आए। विक्रम एक बहुत ही सुलझे हुए, अनुभवी और दयालु इंसान थे, जो काव्या की अद्भुत प्रतिभा और उसकी संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उन्होंने काव्या के चेहरे पर आई उस हल्की सी थकान और उदासी को तुरंत ही पढ़ लिया। उन्होंने बहुत ही धीमी और चिंतित आवाज में उससे पूछा कि क्या वह ठीक है और उसे इतनी देर तक उस गर्म हैंगर में रहने की क्या आवश्यकता थी। उनका स्वर पिता के समान बहुत ही अधिक स्नेहपूर्ण था। काव्या ने एक हल्की और फीकी सी मुस्कान के साथ विक्रम देसाई की तरफ देखा और बहुत ही शांति से जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि वह केवल उड़ान परीक्षण से पहले विमान के कुछ बाहरी हिस्सों की अंतिम जांच कर रही थी। वह आर्यन सिंघानिया द्वारा किए एनवायरनमेंट भयानक अपमान और नीच व्यवहार का जिक्र करके किसी भी तरह का कोई विवाद या हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान केवल और केवल कल होने वाले उस अत्यंत महत्वपूर्ण उड़ान परीक्षण को सफल बनाने पर केंद्रित था। विक्रम देसाई ने बहुत ही गर्व के साथ अपनी इस सबसे होनहार छात्रा के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि काव्या, तुम्हारी यह अद्भुत लगन और तुम्हारा यह अटूट समर्पण ही तुम्हें दुनिया के बाकी सभी इंजीनियरों से बहुत अलग बनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब हमारा यह वायु निर्माण आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, तो पूरा देश तुम्हारी इस महान बुद्धिमत्ता और तुम्हारी इस कड़ी मेहनत के सामने अपना सिर झुकाएगा।
विक्रम के ये प्रेरणादायक शब्द काव्या के घायल और दुखी मन के लिए एक बहुत ही ठंडे और मीठे मरहम की तरह थे। दूसरी तरफ आर्यन सिंघानिया अपने अन्य अधिकारियों के साथ कैंटीन में बैठकर बहुत ही मजे से महंगी कॉफी पी रहा था और अपने झूठे अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था। वह अपने दोस्तों के सामने इस बात की बहुत डींगे हाँक रहा था कि उसने कैसे एक गरीब और अनपढ़ सफाई वाली औरत को उसकी सही औकात दिखा दी है। उसकी बातों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह अपनी इस क्रूरता को अपनी बहुत बड़ी जीत और अपने उच्च वर्ग के रुतबे का एक बहुत ही शानदार उदाहरण मानकर उस पर गर्व महसूस कर रहा था। आर्यन अपनी झूठी और खोखली शान के नशे में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कल जिस मशीन के भरोसे आसमान में अपनी जान जोखिम में डालने वाला है, वह उसी साधारण सी औरत के दिमाग की उपज है। उसे अपने उड़ान कौशल और अपने परिवार के नाम पर इतना ज्यादा घमंड था कि वह तकनीक के पीछे छिपे हुए उस महान इंसान के महत्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जो उसके लिए जानलेवा साबित होने वाली थी। शाम ढलने लगी थी और सूरज अपनी लालिमा के साथ पश्चिम दिशा में डूब रहा था। काव्या का काम खत्म हो चुका था और वह अपने घर की तरफ लौट रही थी। उसका घर आज भी उसी गरीब और पिछड़ी हुई धारावी बस्ती में था, जहां से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। वह अपनी महंगी कार को बस्ती के बाहर ही खड़ी कर देती थी और वहां से पैदल चलकर अपने छोटे से घर तक जाती थी। वह कभी भी अपने पैसों या अपने रुतबे का दिखावा करके अपने पड़ोसियों को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। जैसे ही काव्या ने अपने उस छोटे और साधारण से घर का पुराना दरवाजा खोला, उसे अपनी मां के द्वारा जलाई गई अगरबत्ती की बहुत ही मीठी और पवित्र खुशबू महसूस हुई। उसकी बीमार मां एक छोटे से मंदिर के सामने बैठकर भगवान की पूजा कर रही थी। काव्या चुपचाप जाकर अपनी मां के पीछे खड़ी हो गई और उसने भी अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में एक बार फिर से वे गर्म आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू शांति और उस अलौकिक शक्ति के प्रति संपूर्ण समर्पण के थे, जो पूरी दुनिया को चलाती है। काव्या ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने मन ही मन ईश्वर से एक बहुत ही सच्ची और गहरी प्रार्थना की। उसने कल के परीक्षण की सफलता के लिए आशीर्वाद नहीं मांगा, क्योंकि उसे अपनी कड़ी मेहनत और अपने विज्ञान पर पूरा भरोसा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे कैप्टन आर्यन सिंघानिया जैसे भटके हुए और अहंकारी लोगों के हृदय में दया, करुणा और इंसानियत का प्रकाश भर दें। वह चाहती थी कि समाज से इस ऊंच नीच और जाति पाति के घृणित भेदभाव का हमेशा के लिए अंत हो जाए और सभी इंसान एक समान सम्मान पा सकें। रात का गहरा अंधकार अब पूरी मुंबई नगरी को अपनी बाहों में समेट चुका था, लेकिन काव्या की आंखों में नींद का कोई नामोनिशान नहीं था। कल का दिन भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला था। यह दिन केवल एक मशीन के आसमान में उड़ने का परीक्षण नहीं था, बल्कि यह इंसान के अहंकार, उसके अज्ञान और न्याय के सबसे बड़े टकराव का दिन होने वाला था। काव्या अपने भाग्य के इस अंतिम और सबसे बड़े चक्र के लिए अब मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अगली सुबह का सूरज भारतीय रक्षा अनुसंधान के इतिहास में एक नया और स्वर्णिम अध्याय लेकर आया था। वायुसेना के उस विशाल और सुरक्षित एयरबेस पर आज एक बहुत ही अलग तरह की हलचल और भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। हर तरफ तिरंगे झंडे शान से लहरा रहे थे और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। देश भर का मीडिया, कई बड़े सैन्य अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष नेता इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए वहां पहुंच चुके थे। आज वायु निर्माणा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक उड़ान परीक्षण होने वाला था। रनवे के बिल्कुल बीचों बीच वह विशाल और चमत्कारिक लड़ाकू विमान वायु निर्माणा
सूरज की सुनहरी रोशनी में किसी अजय योद्धा की तरह चमक रहा था। उड़ान से पहले भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया था। पुजारियों का एक समूह वहां बैठकर मंत्रोच्चार कर रहा था और हवा में चंदन तथा धूप की पवित्र सुगंध पूरी तरह से फैल चुकी थी। विमान के पहियों के पास नारियल फोड़ने और लाल कुमकुम से स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। यह विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत संगम था। तभी वहां मीडिया के कैमरों की चमक और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कैप्टन आर्यन सिंघानिया का एक बहुत ही शाही और शानदार प्रवेश हुआ। आर्यन ने एक विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ वायुसेना का एकदम नया और कड़क उड़ान सूट पहना हुआ था। वह अपनी छाती चौड़ी करके बहुत ही गर्व और अभिमान के साथ मंच की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड और आत्ममुग्धता साफ झलक रही थी। वह कैमरों के सामने इस तरह से हाथ हिला रहा था मानो वह पहले ही कोई बहुत बड़ा विश्व युद्ध जीतकर लौट आया हो। आर्यन को लग रहा था कि आज का यह पूरा कार्यक्रम केवल उसके महान उड़ान कौशल का जश्न मनाने के लिए ही आयोजित किया गया है। उसके मन में अहंकार का एक बहुत बड़ा समंदर लहरें मार रहा था। कल हैंगर में उस गरीब सफाई वाली औरत के साथ हुई घटना को वह एक मामूली सी बात समझकर अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल चुका था। उसे लगता था कि ऐसे छोटे और तुच्छ लोग उसके शानदार जीवन और सफलता के रास्ते में कोई मायने नहीं रखते हैं। वह खुद को आज के दिन का सबसे बड़ा और इकलौता नायक मान रहा था। मंच पर सभी बड़े अधिकारी और वीआईपी मेहमान अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हो चुके थे। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट के मुख्य निदेशक विक्रम देसाई को माइक पर आने और इस विमान के बारे में कुछ शब्द कहने का निमंत्रण दिया। विक्रम देसाई बहुत ही शांत और गरिमामय तरीके से मंच पर आए और उन्होंने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वायु निर्माण केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि यह सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत रातों की नींद और एक बहुत ही अद्भुत सोच का परिणाम है जो आज भारत के आसमान की सुरक्षा करेगी। विक्रम देसाई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस महान सफलता का सबसे बड़ा श्रेय एक ऐसे इंसान को जाता है जिसने पर्दे के पीछे रहकर दिन रात एक कर दिए। उन्होंने बताया कि उस मुख्य इंजीनियर ने न केवल इस विमान का डिजाइन तैयार किया है, बल्कि अपनी अद्भुत प्रतिभा से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उस महान इंजीनियर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गए। आर्यन भी मन ही मन सोच रहा था कि आखिर वह कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने इसे बनाया है। उड़ान परीक्षण शुरू होने से पहले की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परंपरा का समय अब आ चुका था। नियम के अनुसार विमान के मुख्य निर्माता या इंजीनियर को मंच पर आकर पायलट को विमान की चाबी और लॉगबुक सौंपनी होती है। आर्यन पूरे जोश और अकड़ के साथ विमान के पास जाकर खड़ा हो गया और उस मुख्य अतिथि के आने का इंतजार करने लगा। मीडिया के सभी कैमरे अब उस सीढ़ी की तरफ घूम चुके थे जहां से वह रहस्यमयी और महान इंजीनियर बाहर आने वाला था। वहां एक बहुत ही गहरा और रोमांचक सन्नाटा छा गया था। रक्षा मंत्री से लेकर वायुसेना प्रमुख तक हर कोई उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आर्यन अपने महंगे चश्मे के पीछे से बार बार उस बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि आखिर इतना बड़ा आदमी अब तक बाहर क्यों नहीं आया। यह पल उस झूठे और खोखले अहंकार तथा वास्तविक महानता के बीच के अंतर को स्पष्ट करने वाला था। आर्यन का सामंती दिमाग केवल किसी बड़े और अमीर इंसान की छवि की कल्पना कर रहा था, क्योंकि उसकी नजर में सफलता केवल उच्च वर्ग की ही दासी है। मंच से विक्रम देसाई की भारी और गंभीर आवाज पूरे एयरबेस के लाउडस्पीकरों पर गूंज उठी। उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ घोषणा की कि अब मैं हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट की जान, हमारी सबसे प्रतिभाशाली मुख्य इंजीनियर को मंच पर बुलाना चाहता हूं, ताकि वे कैप्टन आर्यन को विमान की चाबियां सौंप सकें। विक्रम देसाई ने
कुछ पल के लिए नाटकीय रूप से थोड़ा विराम लिया और फिर बहुत ही जोर से उस महान इंसान के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देवियों और सज्जनों, कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी मुख्य इंजीनियर काव्या शर्मा का। जैसे ही उस नाम की घोषणा हुई, मुख्य द्वार बहुत ही धीरे से खुला और वहां से एक बेहद सादगी भरी महिला बाहर निकली। वह कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। उसने आज कोई पश्चिमी सूट या कोई बहुत महंगा आधुनिक परिधान नहीं पहना हुआ था। काव्या ने एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत पारंपरिक सूती साड़ी पहनी हुई थी। उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी और उसका पूरा व्यक्तित्व एक गहरी शांति तथा अपार ज्ञान का प्रतीक लग रहा था। उसकी चाल में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और स्वाभाविक गरिमा थी। वहां मौजूद सभी लोग काव्या की उस अद्भुत सादगी और विनम्रता को देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गए थे। इतने बड़े और जटिल तकनीकी प्रोजेक्ट की मुख्य इंजीनियर का इतना सादा और जमीन से जुड़ा हुआ रूप किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन अगले ही पल उस पूरे विशाल परिसर में तालियों की एक बहुत ही जोरदार गड़गड़ाहट गूंजने लगी। रक्षा मंत्री सहित सभी बड़े अधिकारियों ने अपनी जगह पर खड़े होकर उस महान और प्रतिभाशाली महिला का पूरे दिल से और बहुत ही अधिक सम्मान के साथ स्वागत किया। काव्या बहुत ही शांत और सधे हुए कदमों के साथ उस लाल कालीन पर चलते हुए मंच की तरफ बढ़ रही थी। सुबह की सुनहरी धूप उसके शांत चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी। उसके हाथों में उस महान वायु निर्माणा की एक विशेष लॉगबुक और स्टार्टर चाबियों का एक बहुत ही सुंदर बक्सा था। अपनी पूरी अकड़ और घमंड के साथ उस विमान के पास खड़ा हुआ था। यह क्षण बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था। आर्यन अपनी जगह पर खड़ा होकर उस महिला को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। शुरुआत में तेज धूप के कारण उसे काव्या का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस इतना देख पा रहा था कि कोई बहुत ही साधारण सी महिला उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे काव्या उसके करीब आती गई, उसकी आंखों के सामने से धुंधलका छंटने लगा। आर्यन की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके चेहरे के भाव बहुत ही तेजी से बदलने लगे। उसे वह चेहरा बहुत ही जाना पहचाना और अजीब सा लग रहा था। जब काव्या आर्यन से कुछ ही कदमों की दूरी पर आकर रुकी, तो आर्यन की सांसें उसके गले में ही पूरी तरह से अटक गईं। उसका दिमाग इस भयानक सच्चाई को स्वीकार करने से पूरी तरह से इनकार कर रहा था। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उसने कल हैंगर में एक बहुत ही मामूली और नीच दर्जे की सफाई कर्मचारी समझकर बुरी तरह से अपमानित किया था। वही औरत जिसे उसने अपने महंगे जूतों की धूल साफ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। आर्यन की आंखों के सामने अब गहरा अंधेरा छाने लगा था। काव्या ने बहुत ही शांति से अपनी नजरें उठाईं और सीधे आर्यन की उन डरी हुई तथा घबराई हुई आंखों में देखा। काव्या की आंखों में आज भी आर्यन के लिए किसी भी तरह का कोई गुस्सा या बदले की भावना नहीं थी। वह बस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी। उसने वह चाबियों वाला बक्सा और विमान की लॉगबुक आर्यन की तरफ बहुत ही सम्मान के साथ आगे बढ़ा दी। यह एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी, जहां एक अपमानित इंसान अपने ही अहंकारी अपराधी को उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा था। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे और यह ऐतिहासिक पल हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद हो रहा था। दुनिया के लिए यह दो महान लोगों के बीच का एक बहुत ही शानदार क्षण था। लेकिन अंदर ही अंदर आर्यन एक बहुत ही भयानक तूफान का सामना कर रहा था। उसके पैर जमीन पर बुरी तरह से कांपने लगे थे और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें साफ तौर पर उभर आई थीं। उसका वह सारा झूठा सामंती, घमंड और अभिमान अब ताश के पत्तों की तरह बहुत ही बुरी तरह से ढहकर जमीन पर गिर चुका था। आर्यन को कल कहे गए अपने एक एक क्रूर शब्द अब अपने ही कानों में बहुत जोर से गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने काव्या को समाज का कचरा
और एक अनपढ़ जाहिल औरत कहा था। आज वही औरत उस विमान की मुख्य निर्माता के रूप में उसके सामने खड़ी थी, जिस विमान को उड़ाने के लिए वह इतना ज्यादा घमंड कर रहा था। उसे इस बात का बहुत गहरा एहसास हो रहा था कि वह इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान बन चुका है। काव्या ने चाबियों का बक्सा थमाते हुए बहुत ही धीमी और शांत आवाज में आर्यन से कहा, कैप्टन सिंघानिया, यह विमान केवल लोहे और तारों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे देश की उम्मीदों और करोड़ों लोगों की कड़ी मेहनत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आसमान में जाते समय अपने साथ अपना ज्ञान और कौशल लेकर जाइएगा, लेकिन अपने भारी अहंकार को यहीं जमीन पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आसमान में घमंड की कोई जगह नहीं होती है। आसमान हमेशा केवल विनम्रता और सच्ची इंसानियत का ही सम्मान करता है। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आर्यन के पास काव्या की इन बहुत ही गहरी और अर्थपूर्ण बातों का कोई भी जवाब नहीं था। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसकी जुबान जैसे पूरी तरह से तालू से चिपक गई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वह चाबियों का बक्सा लिया और बिना किसी से आंख मिलाए एक अपराधी की तरह अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारी दुनिया की नजरें केवल उसी की इस शर्मिंदगी पर टिकी हुई हैं। यह कर्म के सिद्धांत की सबसे पहली और सबसे करारी और भयानक चोट थी। पंडितों ने अंतिम मंत्र पढ़कर विमान पर पवित्र जल छिड़का और इसके साथ ही उड़ान परीक्षण की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। आर्यन बहुत ही भारी कदमों और एक पूरी तरह से टूटे हुए आत्मविश्वास के साथ विमान की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वह कॉकपिट के अंदर बैठा तो उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने विमान के शक्तिशाली इंजनों को चालू किया और उसकी वह कान फोड़ देने वाली भारी गर्जना पूरे आसमान में बहुत ही जोर से गूंज उठी। अब आर्यन का सामना अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक इम्तिहान से होने वाला था। जैसे ही वायु निर्माणा ने रनवे पर रफ्तार पकड़नी शुरू की, आर्यन को यह बहुत ही भयानक सच समझ में आ गया कि अब उसकी पूरी जिंदगी केवल उसी औरत के बनाए गए उपकरणों और प्रणालियों के भरोसे पर टिकी हुई है, जिसे वह कल तक अपने पैरों की धूल समझता था। आज वही इंसान उसके जीवन और मौत का एकमात्र फैसला करने वाली थी। यह न्याय का एक ऐसा क्रूर लेकिन एकदम सच्चा खेल था, जिसने आर्यन सिंघानिया की रूह को पूरी तरह से कंपा कर रख दिया था। अंतिम उड़ान बस अब शुरू ही होने वाली थी। विमान ने जैसे ही रनवे से आसमान की ओर छलांग लगाई, आर्यन को अपनी सीट पर एक बहुत भारी दबाव महसूस हुआ। इंजनों की वह कान फाड़ देने वाली भयानक गर्जना चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन आर्यन के दिमाग के अंदर मचने वाला शोर उससे भी कहीं ज्यादा तेज और डरावना था। वह उस महान वायु निर्माणा को उड़ा रहा था, जो तकनीक का एक बहुत ही शानदार और अद्भुत चमत्कार था। विमान की हर एक सुचारू और सटीक गति उसे उस असाधारण महिला काव्या की अपार बुद्धिमत्ता और प्रतिभा की बहुत ही गहराई से याद दिला रही थी। जैसे जैसे विमान बादलों को चीरता हुआ और भी अधिक ऊंचाई पर जा रहा था, आर्यन को वह आसमान पूरी तरह से बदला हुआ सा लग रहा था। यह वही आसमान था जिसे वह अपनी जागीर समझता था, लेकिन आज यह उस महिला द्वारा बनाया गया एक पवित्र मंदिर लग रहा था, जिसका उसने कल घोर अपमान किया था। वह विमान के डैशबोर्ड, उसकी उन्नत प्रणालियों और वायुगतिकी की संपूर्णता को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। उसे आज पहली बार अपनी तुच्छता और काव्या के उस विशाल ज्ञान के बीच के गहरे अंतर का बहुत ही कड़वा एहसास हो रहा था। नीचे नियंत्रण कक्ष में काव्या अपनी सीट पर बहुत ही शांति और एकाग्रता के साथ बैठी हुई थी। उसकी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे विमान के विभिन्न आंकड़ों पर पूरी तरह से टिकी हुई थीं। उसके मन में आर्यन के प्रति कोई नफरत या बदले की दुर्भावना नहीं थी, बल्कि उसका पूरा ध्यान केवल पायलट की सुरक्षा पर केंद्रित था। प्रोजेक्ट निदेशक विक्रम देसाई उसके पीछे खड़े होकर उसकी इस अद्भुत कार्यकुशलता की बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे थे।
काव्या का यह शांत और पेशेवर रवैया आर्यन के उस खोखले और झूठे घमंड से बिल्कुल ही विपरीत था। आर्यन ने अपने मन में उठ रहे इन सभी विचारों को झटकने की कोशिश की और अपना पूरा ध्यान परीक्षण के मापदंडों पर लगाया। उसने थ्रॉटल को आगे धकेला और विमान ने ध्वनि की गति को पार कर लिया। विमान ने एक बहुत ही प्रशिक्षित और फुर्तीले बाज की तरह आर्यन के हर निर्देश का शानदार तरीके से पालन किया। लेकिन इस मशीन की यह संपूर्णता आर्यन के मन में अपराधबोध को और भी ज्यादा गहरा कर रही थी। डिस्प्ले पर चमकने वाला हर एक सफल आंकड़ा उसके उस पुराने और सड़े हुए वर्गीय अहंकार पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा मार रहा था। अचानक लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान के मौसम रडार ने एक बहुत ही अप्रत्याशित और भयानक चेतावनी दिखानी शुरू कर दी। आसमान में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक तूफान तेजी से आकार ले रहा था, जिसके बारे में मौसम विभाग ने कोई भी भविष्यवाणी नहीं की थी। काले और डरावने बादल बहुत तेजी से विमान की तरफ बढ़ने लगे थे और उनमें भयानक बिजली चमक रही थी। बाहरी वातावरण बहुत ही तेजी से अस्थिर हो गया था और उस भयंकर तूफान ने विमान को अपनी चपेट में लेकर बहुत ही जोर से हिलाना शुरू कर दिया। तूफान का वह भयानक दबाव विमान पर बहुत ही बुरी तरह से हावी होने लगा था। आर्यन विमान के नियंत्रण को संभालने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन विमान बहुत ही हिंसक तरीके से कांप रहा था। कॉकपिट के अंदर चेतावनी देने वाले सभी अलार्म एक साथ बहुत ही जोर जोर से बजने लगे थे। बाहरी तापमान और हवा के दबाव में अचानक आई इस भारी गिरावट के कारण विमान की सभी प्रणालियों पर बहुत ही गहरा संकट मंडराने लगा था। आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसका वह सारा पुराना गुरूर अब डर में बदलने लगा। दूसरी लैंड विमान के दिल की धड़कनें नीचे नियंत्रण कक्ष में सभी कंप्यूटर स्क्रीन अचानक लाल रंग से चमकने लगीं और पूरे कमरे में एक बहुत ही भयानक तनाव फैल गया। विक्रम देसाई और अन्य सभी इंजीनियरों के चेहरे डर के मारे पीले पड़ गए, लेकिन काव्या अपनी जगह पर एकदम स्थिर रही और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चलने लगीं। उसने विमान से आ रहे उन जटिल आंकड़ों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। उसे तुरंत यह समझ आ गया कि इस भयंकर तूफान के कारण विमान के दबाव प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाल्व बर्फ से पूरी तरह से जम चुका है। आर्यन ने मैन्युअल तरीके से उस खराब दबाव प्रणाली को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कॉकपिट के अंदर हवा का दबाव बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा था। आपातकालीन ऑक्सीजन मास्क बाहर आ गया, लेकिन जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी का खतरा बहुत बड़ा हो गया था। कॉकपिट में गूंजने वाली चेतावनी की स्वचालित आवाज आर्यन के कानों में मौत का पैगाम दे रही थी। उस घमंडी और ताकतवर पायलट के मन में अब अपनी दर्दनाक मौत का सच्चा खौफ पूरी तरह से घर कर चुका था। आर्यन ने घबराते हुए तुरंत बेस स्टेशन से संपर्क किया। उसकी कांपती हुई आवाज ने उसके उस झूठे और ऊंचे रसूख को पूरी तरह से नंगा कर दिया था। उसने रेडियो पर कहा कि वायु वन बहुत ही भारी तूफान में फंस गया है और केबिन का दबाव खतरनाक स्तर तक गिर चुका है तथा मैन्युअल सिस्टम काम नहीं कर रहा है। वह महान कैप्टन सिंघानिया, जो कल तक खुद को आसमान का भगवान समझता था, आज केवल एक डरा हुआ और बेबस इंसान बन चुका था, जो जमीन पर बैठे लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहा था। आर्यन का यह संदेश सुनते ही नियंत्रण कक्ष में हाहाकार मच गया। कुछ वरिष्ठ इंजीनियरों ने तुरंत परीक्षण को रोकने और पायलट को इजेक्ट करने का सुझाव दिया। विक्रम देसाई ने बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से काव्या की तरफ देखा। काव्या यह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इस भयानक तूफान में इजेक्ट करने का मतलब आर्यन की निश्चित मौत है और देश का यह महान विमान भी नष्ट हो जाएगा। उसने बिना एक भी पल गंवाए संचार प्रणाली का हेडसेट अपने हाथों में पकड़ लिया। उसने आर्यन को इस संकट से बाहर निकालने का बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लिया था।
काव्या की वह बहुत ही शांत और अधिकारपूर्ण आवाज आर्यन के हेडसेट में गूंज उठी। उसने कहा कि वायु 1, यह नियंत्रण कक्ष है। कैप्टन सिंघानिया, आपको इजेक्ट नहीं करना है। मैं दोहराती हूं, कृपया आप इजेक्ट बिल्कुल न करें। आर्यन के कानों में पड़ने वाली यह वही आवाज थी जिसे उसने कल हैंगर में बहुत ही बुरी तरह से अपमानित किया था, लेकिन आज यह आवाज उसके लिए किसी फरिश्ते की आवाज से कम नहीं थी। इस आवाज में आर्यन के लिए कोई नफरत, कोई डर या कल के उस भयानक अपमान का कोई भी गुस्सा बिल्कुल नहीं था। काव्या की आवाज सुनते ही आर्यन का शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। यह प्रकृति के न्याय की सबसे बड़ी और क्रूर विडंबना थी। जिस औरत को वह कल एक तुच्छ सफाई कर्मचारी समझ रहा था, आज वही उसकी उड़ान निदेशक बनकर उसकी जान बचाने आई थी। आर्यन ने बहुत ही कांपती और घबराई हुई आवाज में कहा कि चीफ इंजीनियर, दबाव बहुत तेजी से गिर रहा है और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आर्यन की यह लाचारी उस महिला के सामने पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी जिसे वह कल बर्बाद करना चाहता था। काव्या ने आर्यन की उस घबराहट और हकलाहट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर की तरह निर्देश देते हुए कहा कि कैप्टन, आप अपना पूरा ध्यान केवल मेरी आवाज पर केंद्रित करें। तूफान के कारण दूसरा दबाव वाल्व पूरी तरह से लॉक हो गया है। आपको सहायक ऊर्जा को तुरंत हीटिंग ग्रिड की तरफ मोड़ना होगा। आप अपने मुख्य डिस्प्ले को डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स पर स्विच करें। काव्या का हर एक शब्द बहुत ही सधा हुआ था और उसमें तकनीकी ज्ञान की एक बहुत ही गहरी और विशाल समझ साफ तौर पर झलक रही थी। भयानक ठंड और मौत के डर के कारण आर्यन के हाथ बहुत ही सुन्न और कमजोर हो चुके थे। वह उस उन्नत पैनल पर सही स्विच ढूंढने में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था। उसने बहुत ही घबराई हुई आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि उसे वह सहायक स्विच नहीं मिल रहा है और यहां बहुत सारे जटिल बटन हैं। उसकी वह सारी पुरानी और झूठी शान अब हवा हो चुकी थी। वह उस अंधेरे और ठंडे आसमान में मरने के विचार से एक छोटे बच्चे की तरह बुरी तरह से कांप रहा था। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। काव्या ने आर्यन की उस गहरी घबराहट को बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस पूरे कॉकपिट का चित्र अपने दिमाग में बनाया जिसे उसने अपने ही हाथों से डिजाइन किया था। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आर्यन, पहले गहरी सांस लो और घबराना बंद करो। अब संचार स्विच के ठीक नीचे वाले पैनल पर देखो। वहां एक नीला बटन होगा। उस बटन को दबाओ और उसके बगल वाले डायल को ठीक 30 डिग्री दाईं ओर घुमाओ। काव्या उसे एक अंधे इंसान की तरह सही रास्ता दिखा रही थी। आर्यन ने काव्या के उन सटीक निर्देशों का बिना कोई सवाल किए पालन किया। उसने कांपते हाथों से वह नीला बटन खोजा, उसे दबाया और डायल को घुमा दिया। आर्यन ने अपने ऑक्सीजन मास्क के अंदर गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसने वह काम कर दिया है। काव्या ने तुरंत अगला निर्देश दिया कि अब विमान के ढांचे के आसपास गर्मी पैदा करने के लिए तुम्हें थ्रस्ट को मैन्युअल रूप से बढ़ाना होगा। इससे विमान में बहुत जोर का झटका लगेगा, लेकिन तुम्हें उड़ान को हर कीमत पर सीधा और बहुत ही ज्यादा स्थिर रखना होगा। आर्यन यह सुनकर बुरी तरह से झिझक गया। उसे पता था कि इतने भयानक तूफान में ऐसा करने से विमान के पंख टूटकर अलग हो सकते हैं। उसने डरते हुए पूछा कि क्या वह पक्का यकीन के साथ कह रही है, क्योंकि इससे विमान नष्ट हो सकता है। काव्या का जवाब बहुत ही त्वरित और बेहद दृढ़ था। उसने कहा कि कैप्टन, मैंने उन पंखों को खुद डिजाइन किया है और वे नहीं टूटेंगे। तुम्हें इस मशीन पर और मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। इसे तुरंत करो, वरना तुम अगले 60 सेकंड में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। भरोसा, यह शब्द आर्यन के दिमाग में एक तेज हथौड़े की तरह गूंज रहा था। उसे अपनी पूरी जिंदगी और अपना सब कुछ उस काव्या शर्मा के हाथों में सौंपना पड़ रहा था, जिसका उसने कल इतना बुरा अपमान किया था। उसने अपने उस झूठे भी इंसान के अहंकार और प्रकृति की उस अपार ताकत से आमने सामने लड़ रही हो। नियंत्रण कक्ष में मौजूद
हर एक इंसान ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकने वाली रेखाएं बहुत ही अजीब तरीके से ऊपर नीचे हो रही थीं। काव्या की आंखें बिना पलक झपकाए तापमान के उन आंकड़ों को घूर रही थीं। वह अपनी पूरी इच्छाशक्ति और ज्ञान उस मशीन में डाल रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह आर्यन से कोई भी बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि वह एक सच्चे इंसान की तरह अपने पायलट और अपने उस महान विमान को हर हाल में सुरक्षित बचाना चाहती थी। कुछ ही पलों के बाद उस जमे हुए वाल्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और बर्फ पिघलने लगी। विमान की आपातकालीन दबाव प्रणाली ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम करना शुरू कर दिया। कॉकपिट के अंदर चमकने वाली वे सभी डरावनी लाल बत्तियां अब सुरक्षित हरे रंग में बदल गई थीं। अलार्म की वह कान फोड़ने वाली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। आर्यन ने राहत की एक बहुत ही लंबी और कांपती हुई सांस ली। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अब भी जिंदा है और विमान पूरी तरह से सुरक्षित है। काव्या ने अपने चेहरे से वह हेडसेट बहुत ही शांति के साथ उतारते हुए कहा कि केबिन का दबाव अब पूरी तरह से सामान्य हो गया है। कैप्टन, आप अब खतरे से बाहर हैं। कृपया तूफान के बादलों से ऊपर उठें और सुरक्षित बेस पर वापस लौट आएं। यह सुनते ही पूरे नियंत्रण कक्ष में खुशी की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई और सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। विक्रम देसाई ने भावुक होकर काव्या की पीठ थपथपाई, लेकिन काव्या बिल्कुल शांत और स्थिर रही, क्योंकि वह जानती थी कि असली जीत तो जमीन पर उतरने के बाद ही होगी। आर्यन ने वायु निर्माणा को उन काले और डरावने बादलों से बाहर निकालकर एक बहुत ही शांत और नीले आसमान में प्रवेश करा लिया था। कॉकपिट के अंदर अब वह भयानक और कान फाड़ देने वाला शोर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। विमान के सभी उपकरण अब बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रहे थे। बाहर सूरज की किरणें विमान के ढांचे पर पड़कर उसे स्वर्णिम चमक दे रही थीं। लेकिन आर्यन के दिमाग में अभी भी विचारों का एक बड़ा तूफान लगातार उबल रहा था। यह एक वरदान था। कुछ ही क्षणों पहले वह मौत के एकदम करीब पहुंच चुका था। उस भयानक समय में उसकी सारी दौलत, शाही जीवन शैली और झूठा रुतबा उसे बचाने के लिए बिल्कुल काम नहीं आया था। उसे केवल एक ही चीज ने बचाया था, और वह थी काव्या शर्मा की असाधारण बुद्धिमत्ता और उसका निस्वार्थ हृदय। वही काव्या जिसे उसने कल एक नीच और तुच्छ इंसान समझकर बुरी तरह अपमानित किया था। यह विचार आर्यन के सीने में एक बहुत ही तेज तीर की तरह गहराई तक चुभ रहा था। वह शर्मिंदा था। आर्यन ने अपनी आंखों को कुछ पलों के लिए बंद किया और काव्या की उस शांत आवाज को याद किया। उस आवाज में कोई भी बदला लेने की भावना या तंज बिल्कुल नहीं था। अगर काव्या चाहती तो उस भयंकर तूफान के बीच थोड़ी सी भी देरी कर सकती थी या गलत निर्देश देकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। कोई भी इस बात को कभी साबित नहीं कर पाता कि यह एक हत्या थी, लेकिन काव्या ने ज्ञान और इंसानियत का महान प्रदर्शन करके जान बचाई। यह क्षमा और महानता आर्यन के उस सामंती अहंकार पर सबसे भारी चोट थी। वह दिल्ली के एक बहुत ही बड़े और अमीर सिंघानिया परिवार का वारिस था। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि दुनिया में पैसे और सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। उसे लगता था कि गरीब लोग केवल उच्च वर्ग की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन आज आसमान की इस असीम ऊंचाई ने उसे उसकी असली हैसियत और उसकी बहुत ही छोटी सोच का आईना दिखा दिया था। उसे कल हैंगर में हुई वह पूरी घटना अपनी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगी। कैसे उसने अपने उस महंगे और चमचमाते लेदर के जूते को काव्या के पोछे पर रख दिया था और फिर जानवर की तरह चिल्लाया था। उसने काव्या को समाज का कचरा और न जाने कितनी भद्दी गालियां दी थीं। आर्यन को अब समझ में आ रहा था कि असल में कचरा वह फर्श या काव्या नहीं थी, बल्कि कचरा तो उसके अपने ही दिमाग में पूरी तरह भरा हुआ था। आर्यन के हाथों में अब उड़ान स्टिक की पकड़ पहले जैसी कठोर और घमंडी नहीं रह गई थी।
उसके हाथ अब एक कर्जदार इंसान की तरह बहुत ही विनम्रता से उस नियंत्रण को संभाले हुए थे। वह बार बार विमान के डैशबोर्ड और उस पर लगे अत्याधुनिक उपकरणों को देख रहा था। उसे मशीन के हर एक हिस्से में काव्या की मेहनत, संघर्ष और पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। यह मशीन विज्ञान का चमत्कार नहीं, बल्कि काव्या के अटूट धैर्य का साक्षात प्रमाण थी। हिंदू दर्शन में कर्म और न्याय का सिद्धांत कितना गहरा और अटल है। आर्यन को आज इस बात का बहुत ही कड़वा एहसास हो रहा था। प्रकृति ने उसे सबक सिखाने के लिए कोई बहुत बड़ी सजा नहीं दी, बल्कि उसे उसी इंसान के सामने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जिसे उसने सबसे ज्यादा जलील किया था। यह ईश्वर का अपना एक अनोखा न्यायालय था, जहां दौलत की कोई भी वकालत बिल्कुल नहीं चलती। केवल अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान तय करते हैं। उसने रेडियो पर काव्या से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई भी स्पष्ट आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसका गला अपराधबोध और एक बहुत ही गहरी आत्मग्लानि के कारण बुरी तरह से रुंध चुका था। वह काव्या को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि केवल धन्यवाद का शब्द उस महिला के किए गए महान उपकार और अपमान की भरपाई कभी नहीं कर सकता। आर्यन को एहसास हो गया था कि उसे जीवन भर यह कर्ज चुकाना होगा। हवा में उड़ते हुए आर्यन की नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां आसमान और जमीन एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न उड़ ले, उसे वापस जमीन पर ही आना पड़ता है। उसका सारा झूठा घमंड और शान आज इन बादलों के बीच कहीं हमेशा के लिए खो चुकी थी। अब वह पुराना कैप्टन आर्यन बिल्कुल नहीं था जो सुबह एक अहंकारी इंसान बनकर विमान में बैठा था। कॉकपिट के अंदर का तापमान अब बिल्कुल सामान्य और आरामदायक हो गया था, लेकिन आर्यन के शरीर में पश्चाताप की एक गर्म आग लगातार जल रही थी। उसे हरी काका का वह डरा हुआ और झुर्रियों वाला चेहरा याद आ गया। उस गरीब और बेबस बूढ़े इंसान ने हाथ जोड़कर आर्यन से माफी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन आर्यन ने उसे चुप करा दिया था। आर्यन को अब महसूस हो रहा था कि उसने केवल एक बूढ़े इंसान का ही नहीं, बल्कि मानवता का भयानक अपमान किया था। जैसे जैसे विमान एयरबेस की तरफ बढ़ रहा था, आर्यन की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलककर उसके गालों पर आ गिरी। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह से रोना नहीं सीखा था। उसके समाज में पुरुषों का रोना कमजोरी की बहुत बड़ी निशानी माना जाता था, लेकिन आज ये आंसू किसी कमजोरी के नहीं, बल्कि उसके अंदर हो रहे बहुत बड़े और पवित्र शुद्धिकरण के थे। यह उसके उस गंदे और सड़े हुए अहंकार के पूरी तरह से पिघलने का स्पष्ट परिणाम था। नीचे एयरबेस पर सभी लोग वायु निर्माणा के वापस लौटने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नियंत्रण कक्ष में छाई हुई वह भारी दहशत अब एक बहुत ही बड़ी खुशी में बदल चुकी थी। रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख और सभी वरिष्ठ अधिकारी काव्या शर्मा की उस अद्भुत सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। सभी को यह लग रहा था कि काव्या ने आज न केवल एक विमान बचाया है, बल्कि उसने देश के रक्षा इतिहास में एक बहुत ही महान और सुनहरा अध्याय लिख दिया है। काव्या खुद अभी भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक शांत मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर न तो कोई जीत का अहंकार था और न ही किसी तरह की कोई झूठी मुस्कान थी। वह जानती थी कि आर्यन अब सुरक्षित है और विमान कुछ ही समय में रनवे पर उतरने वाला है। विक्रम देसाई ने काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने आज चमत्कार किया है। काव्या ने विनम्रता से जवाब दिया कि यह केवल उसका सामान्य कर्तव्य ही तो था। आर्यन ने धीरे धीरे विमान की ऊंचाई कम करनी शुरू कर दी। उसके सामने अब वह लंबा और चौड़ा रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उसके कानों में नियंत्रण कक्ष से लैंडिंग की अनुमति देने वाले निर्देश बहुत ही साफ तौर पर गूंज रहे थे। आर्यन ने विमान के पहियों को खोलने का लीवर नीचे खींचा और विमान ने लैंडिंग की अंतिम प्रक्रिया शानदार तरीके से शुरू कर दी। यह पल आर्यन के लिए एक नए जन्म की तरह था, जो उसे नया अर्थ दे रहा था।
विमान के पहियों ने जैसे ही रनवे की कठोर जमीन को छुआ, वहां से एक बहुत ही तेज आवाज और हल्का सा धुआं निकला। वायु निर्माणा ने बहुत ही तेज गति के साथ दौड़ते हुए अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। पैराशूट खुले और विमान एकदम सुरक्षित और स्थिर तरीके से रुकने की ओर बढ़ गया। ये लैंडिंग इतनी सटीक थी कि वहां मौजूद सभी लोग खुशी और उत्साह से झूम उठे। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट पूरे एयरबेस में बहुत ही तेज आवाज में गूंजने लगी। लेकिन कॉकपिट में बैठा आर्यन इन सभी तालियों और जश्न से खुद को पूरी तरह अलग महसूस कर रहा था। वह जानता था कि यह सारी खुशी और सम्मान असल में उसका नहीं है। अगर आज काव्या शर्मा नहीं होती तो यह विमान एक मलबे में बदल चुका होता और वह खुद किसी अज्ञात जगह पर जली हुई लाश के रूप में पड़ा होता। आर्यन ने इंजनों को बंद किया और गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। वह खुद को पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। आर्यन ने अपनी बेल्ट खोली और बहुत ही भारी कदमों के साथ कॉकपिट का दरवाजा खोला। बाहर की ताजी हवा ने उसके पसीने से भीगे हुए चेहरे को छुआ। सूरज की रोशनी में वह विशाल भीड़ और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही थी। मीडिया के बहुत सारे कैमरे उसकी तरफ फोकस किए हुए थे। हर कोई उस महान पायलट कैप्टन सिंघानिया का भव्य स्वागत करने के लिए बेताब था। लेकिन आर्यन की आंखें उस भीड़ में केवल एक ही इंसान के शांत चेहरे को बहुत ही बेसब्री से तलाश रही थी। वह धीरे धीरे विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर आज वह पुरानी और घमंडी मुस्कान बिल्कुल नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उसकी चाल में अब वह सामंती अकड़ और राजशाही घमंड पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह एक ऐसे योद्धा की तरह लग रहा था जो जंग तो जीत गया है, लेकिन अपनी ही आत्मा से बहुत बड़ी लड़ाई हार चुका है। लोग उसे फूलों की माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्यन का ध्यान कहीं और ही था। मंच के पास ही विक्रम देसाई और उनके साथ पूरी डिजाइन टीम खड़ी हुई थी। उसी टीम के बिल्कुल बीच में काव्या शर्मा अपनी उसी साधारण सूती साड़ी में बहुत ही शांति और शालीनता के साथ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी और बेहद गहरी चमक थी जो हमेशा से रही है। आर्यन ने भीड़ को बहुत ही विनम्रता के साथ किनारे करते हुए सीधे उस मंच की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे जैसे आर्यन काव्या के करीब पहुंच रहा था, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसकी तरफ हैरानी से टिकने लगीं। रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख को लगा कि आर्यन शायद मुख्य इंजीनियर को बेहतरीन मशीन के लिए धन्यवाद देने जा रहा है। टीवी चैनलों के कैमरे भी अब इस अद्भुत मिलन को रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। पूरे एयरबेस में एक बार फिर से एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी सन्नाटा छाने लगा था, जो किसी बहुत बड़ी घटना का संकेत था। आर्यन अब काव्या से मात्र कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था। उसने अपनी नजरें उठाकर काव्या की उन गहरी और दयालु आंखों में देखा। उन आंखों में कोई नफरत या घमंड नहीं था, बल्कि एक मां जैसी करुणा और अपार क्षमा थी। आर्यन का वह सारा झूठा सामाजिक रुतबा, उसकी दौलत और सारा खोखला अभिमान काव्या की इस महान सादगी के सामने पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। उसने अपने दोनों हाथों को बहुत सम्मान और आत्मग्लानि के साथ आपस में जोड़ लिया। यह वह ऐतिहासिक क्षण था जब समाज के उस ऊंचे और अहंकारी वर्ग को एक गरीब लेकिन ज्ञान से भरी हुई सच्चाई के सामने सिर झुकाना था। आर्यन के होठ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे और उसकी आंखों से अब आंसू साफ तौर पर बहने लगे थे। उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे वह काम करना था जिसने उसकी पूरी जिंदगी की घृणित सोच को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया था। आकाश का वह घमंडी पायलट अब पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुका था। आर्यन अब काव्या के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके और काव्या के बीच अब केवल कुछ ही इंच का फासला रह गया था। एयरबेस पर मौजूद सभी बड़े अधिकारियों, नेताओं और मीडिया के लोगों की नजरें पूरी तरह से इसी नजारे पर टिकी हुई थीं।
सभी को लग रहा था कि कैप्टन सिंघानिया अपनी जान बचाने के लिए इस मुख्य इंजीनियर को गले लगाएंगे या उन्हें कोई बहुत बड़ा सम्मान देंगे। लेकिन आर्यन के दिल में तो पश्चाताप और आत्मग्लानि का एक बहुत ही गहरा और भयानक ज्वालामुखी पूरी तरह से फट चुका था। उसने अपने उन कांपते हुए हाथों को धीरे से नीचे किया और बिना किसी की परवाह किए अपना एक घुटना जमीन पर टिका दिया। अगले ही पल दिल्ली के उस सबसे रसूखदार और घमंडी सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस कैप्टन आर्यन पूरी तरह से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। यह दृश्य देखकर वहां खड़े रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख और विक्रम देसाई सहित सभी लोग पूरी तरह से सन्न रह गए। कैमरों के फ्लैश पागलों की तरह चमकने लगे और पूरे विशाल परिसर में एक बहुत ही गहरी और हैरान करने वाली खामोशी छा गई। आर्यन ने अपना सिर पूरी तरह से झुका लिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर काव्या के सामने एक बहुत ही बड़े अपराधी की तरह बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की एक तेज धार बह रही थी जो सीधे उस कठोर जमीन पर गिर रही थी। उसने बहुत ही रुंधे हुए और भारी गले से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पास लगे हुए मीडिया के माइक्रोफोन के जरिए पूरे एयरबेस में बहुत ही स्पष्ट रूप से गूंजने लगी थी। आर्यन की वह आवाज उसके पुराने घमंड से बिल्कुल अलग और बेहद दर्द भरी थी। आर्यन ने रोते हुए कहा कि मैडम, मैंने कल अपने अज्ञान और दौलत के झूठे नशे में आपका और आपके काम का जो भयानक अपमान किया था, उसकी माफी मुझे इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। मैंने आपको एक तुच्छ और नीच सफाई कर्मचारी समझकर आपके स्वाभिमान को कुचलने की बहुत ही घिनौनी कोशिश की थी। लेकिन आज आपने आसमान में मेरी जान बचाकर यह साबित कर दिया है कि इस दुनिया में असली महानता पैसों या पद से नहीं, बल्कि एक पवित्र और निस्वार्थ आत्मा से ही आती है। आर्यन के इन शब्दों ने वहां मौजूद हर एक इंसान को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। मीडिया के कैमरे आर्यन के आंसुओं और काव्या के उस बेहद शांत चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखा रहे थे। आर्यन ने आगे कहा कि मैं एक बहुत ही नीच और गिरा हुआ इंसान हूं। कल मैंने आपसे कहा था कि आप समाज का कचरा हैं, लेकिन आज मुझे यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है कि असली कचरा मेरे दिमाग और मेरी इस सड़ी गली सामंती सोच के अंदर पूरी तरह भरा हुआ है। काव्या अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में आर्यन के लिए कोई भी नफरत या बदले की भावना नहीं थी। उसने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए और आर्यन के उन कांपते हुए कंधों को छूकर उसे ऊपर उठने का इशारा किया। काव्या ने बहुत ही मधुर और गंभीर आवाज में कहा कि कैप्टन सिंघानिया, कृपया आप खड़े हो जाइए। भारत की भूमि पर किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के पैरों में इस तरह गिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म हमें केवल ईश्वर के सामने झुकना सिखाता है। काव्या की इन महान बातों को सुनकर आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि नहीं मैडम, जब तक आप और हरि काका मुझे अपने दिल से माफ नहीं कर देते, तब तक मैं इस जमीन से नहीं उठूंगा। यह सुनकर काव्या ने अपनी नजरें भीड़ में घुमाईं। उसने देखा कि सबसे पीछे सुरक्षा घेरे के पास हरि काका खड़े हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और वे इस पूरे नजारे को देखकर बुरी तरह से कांप रहे थे। काव्या ने इशारे से सुरक्षा कर्मियों को हरि काका को मंच के पास अंदर लाने के लिए कहा। जैसे ही हरि काका डरते हुए और लड़खड़ाते कदमों के साथ काव्या के पास पहुंचे, आर्यन ने तुरंत आगे बढ़कर उस गरीब और कमजोर बूढ़े इंसान के दोनों पैर मजबूती से पकड़ लिए। हरि काका यह देखकर पूरी तरह से घबरा गए और पीछे हटने की कोशिश करने लगे, लेकिन आर्यन ने रोते हुए अपना सिर उनके पुराने जूतों पर रख दिया। उसने कहा कि काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बुढ़ापे और आपकी मेहनत का बहुत बुरा अपमान किया था। मैं एक बहुत ही अंधा और जाहिल इंसान बन चुका था। एक बड़े और इतने ताकतवर वायुसेना अधिकारी को एक मामूली सफाई कर्मचारी के पैरों में गिरकर रोते हुए देखना पूरे भारतीय समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक तमाचा था। यह उस घृणित जाति व्यवस्था और वर्ग भेद पर करारी चोट थी जो सदियों से इस महान
देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। हरि काका के कांपते हुए हाथों ने धीरे से आर्यन का सिर छुआ। उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने आर्यन के सारे पापों और उसके उस झूठे अहंकार को पूरी तरह से धो डाला। हरि काका ने रोते हुए और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि बेटा, तुम तो मेरी इस बेटी काव्या के समान ही हो। बुजुर्गों का दिल बहुत ही बड़ा होता है। हमने तो तुम्हें उसी वक्त माफ कर दिया था जब तुमने वह गलती की थी। यह सुनकर आर्यन के दिल का वह सारा भारी बोझ एकदम से हल्का हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी बहुत बड़े नरक से हमेशा के लिए आजादी मिल गई हो। काव्या और विक्रम देसाई ने आगे बढ़कर आर्यन को उनके पैरों से उठाया और उसे सहारा दिया। आर्यन के चेहरे पर अब शांति और एक नए जन्म की पवित्र चमक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने मुड़कर उन सभी कैमरों और वहां मौजूद बड़े अधिकारियों की तरफ देखा। उसने बहुत ही दृढ़ और स्पष्ट आवाज में कहा कि यह विशाल लड़ाकू विमान वायु निर्माणा कोई साधारण मशीन नहीं है। यह उन करोड़ों गरीब और आम हिंदुस्तानियों की अथक मेहनत, उनके पसीने और उनके महान दिमाग का जीता जागता सबूत है। इस देश को कोई भी दौलतमंद इंसान नहीं चलाता, बल्कि इसे काव्या शर्मा और हरि काका जैसे महान लोग अपने कंधों पर चलाते हैं। आर्यन का यह भावुक और सच्चा भाषण सुनकर पूरे एयरबेस में तालियों की एक ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जिसने विमान के इंजनों की आवाज को भी पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। आज की इस उड़ान ने न केवल हवा के दबाव को जीता था, बल्कि उसने समाज के उस सबसे गंदे और अहंकारी दबाव को भी हमेशा के लिए हरा दिया था। रक्षा मंत्री ने आगे बढ़कर काव्या के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, तुमने आज न केवल इस देश को सुरक्षित किया है, बल्कि तुमने पूरे राष्ट्र को इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। मीडिया के पत्रकारों ने काव्या से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि मैडम, आपने अपने अपमान करने वाले इस पायलट को मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया? यह सुनकर काव्या ने बहुत ही हल्की और मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि कर्म का फल देना ईश्वर और प्रकृति का काम है, किसी इंसान का नहीं। अगर मैं आर्यन को मरने के लिए छोड़ देती तो मेरे और उनके उस भयानक अहंकार के बीच में क्या अंतर रह जाता? इंसानियत हमेशा प्रतिशोध से ऊपर होती है। काव्या की इस असीम बुद्धिमत्ता और उसके उस विशाल हृदय को देखकर वहां खड़े सभी लोग उसके सामने नतमस्तक हो गए। उसने आगे कहा कि जब कोई इंसान आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है तो उसे यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उसका वजूद और उसका आधार इसी जमीन की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जो इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता और दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, उसका पतन सुनिश्चित होता है। विज्ञान हमें ताकत देता है, लेकिन हमारा चरित्र और हमारे मूल्य हमें उस ताकत का सही इस्तेमाल करना पूरी तरह सिखाते हैं। इस घटना ने आर्यन सिंघानिया के पूरे जीवन और उसकी दिशा को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उस दिन के बाद से उसने अपने परिवार के उस झूठे रुतबे और दौलत के घमंड को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने वायुसेना में अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से जारी रखी, लेकिन अब उसका खाली समय बड़ी और महंगी पार्टियों में नहीं, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों के गरीब बच्चों के बीच गुजरने लगा था। वह काव्या के उस गैर सरकारी संगठन का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा बन गया जो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। आर्यन अब अपनी सारी दौलत और अपनी पूरी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब और बेसहारा बुजुर्गों के आश्रम में दान करने लगा था। उसने हरि काका के परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और उनके पोते पोतियों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाया। उसके अंदर अब वह क्रूर और घमंडी सामंती सोच पूरी तरह से मर चुकी थी। उसके स्थान पर एक बहुत ही संवेदनशील, दयालु और एक सच्चा भारतीय नागरिक जन्म ले चुका था, जो हर इंसान का पूरा सम्मान करता था। यह कर्म के सिद्धांत की सबसे बड़ी और सच्ची विजय थी। दूसरी तरफ काव्या शर्मा देश की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित एयरोस्पेस वैज्ञानिक बन चुकी थी। सरकार ने उसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से नवाजा था।
लेकिन इन सभी बड़े पुरस्कारों और इतनी महान सफलताओं के बाद भी काव्या का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह आज भी उसी सादगी के साथ रहती थी और जब भी उसे समय मिलता वह हैंगर में जाकर अपने सहकर्मियों और वहां काम करने वाले छोटे कर्मचारियों की उसी तरह से पूरी मदद करती थी। उसका जीवन भारत की महान संस्कृति का एक जीता जागता सुंदर उदाहरण था। समय का पहिया तेजी से अपनी धुरी पर घूमता रहा और कुछ साल पूरी तरह से बीत गए। एक दिन धारावी की उसी संकरी बस्ती में एक बहुत बड़ा और आधुनिक स्कूल बनकर तैयार हुआ। इस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए कोई बड़ा नेता या मंत्री नहीं आया था, बल्कि इसके मुख्य अतिथि हरिकाका थे। हरिकाका ने अपने कामते हाथों से उस स्कूल का रिबन काटा। इस स्कूल का पूरा निर्माण आर्यन सिंघानिया ने अपनी निजी संपत्ति से करवाया था और इसे पूरी तरह से काव्या की बीमार और संघर्षशील मां को समर्पित किया गया था। आस पर जब हरिकाका ने फीता काटा तो वहां खड़े आर्यन और काव्या की आंखों में बहुत ही खुशी और संतोष के आंसू छलक आए। आर्यन ने उस स्कूल की दीवारों को देखा जहां हजारों गरीब बच्चे अब एक नया और सुनहरा भविष्य लिखने वाले थे। उसे याद आया कि कैसे एक समय वह इन जगहों को समाज का कचरा समझता था। आज उसी जगह पर उसे भगवान का साक्षात रूप दिखाई दे रहा था। यह उसके द्वारा बोए गए उन बुरे कर्मों का एक बहुत ही सुंदर और पवित्र प्रायश्चित था जिसने उसकी आत्मा को पूरी तरह शुद्ध कर दिया था। आसमान में एक बार फिर से एक बहुत ही तेज और कानों को सुन्न कर देने वाली गर्जना सुनाई दी। सभी लोगों ने अपना सिर उठाकर ऊपर नीले आकाश की तरफ देखा। भारतीय वायुसेना का वही महान और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान वायु निर्माणा बादलों का सीना चीरता हुआ बहुत ही शान से उड़ रहा था। यह केवल एक मशीन की उड़ान नहीं थी, बल्कि यह भारत के उस नए और सुनहरे भविष्य की उड़ान थी जहां कोई इंसान अपनी जाति, अपने धर्म या अपनी गरीबी के कारण कभी भी नीचा नहीं देखा जाएगा। यह समानता और न्याय की उड़ान थी। काव्या ने आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही गहरी शांति के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि कर्म के पंख किसी लोहे या तकनीक से नहीं बनते हैं, बल्कि ये पंख इंसान की अपनी सच्ची नीयत, उसकी करुणा और उसके निस्वार्थ कार्यों से बनते हैं। जो इंसान अहंकार के बोझ से मुक्त होकर इन पंखों को धारण करता है, वही जीवन के सबसे भयानक तूफानों को पार करके असली सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। प्रकृति के नियम और भगवान का न्याय हमेशा हर इंसान के कर्मों का सही हिसाब रखते हैं। आर्यन सिंघानिया भी वहीं खड़ा होकर उस विशाल नीले आसमान को बहुत ही प्यार से निहार रहा था। वह समझ चुका था कि जब इंसान झुकना सीख लेता है, तभी वह वास्तव में उड़ने के पूरी तरह से योग्य बनता है। यह कहानी केवल एक पायलट और एक इंजीनियर की कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानव आत्मा के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की एक बहुत ही महान यात्रा थी। बुराई और अहंकार का अंत हमेशा पश्चाताप और क्षमा के उस पवित्र झरने में ही होता है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह से नया जीवन देता है।